तो ये तीन बिंदु जब मिलाएंगे आपस में तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से एक आकृति बनता है। और हम सब इस आकृति को एक त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब कोई निर्देशांक तल पर जो कोई एक त्रिभुज बना और त्रिभुज बनने के बाद जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। आज हम सब यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th का मैथ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हम आपको एपी पढ़ा रहे हैं तो लगातार एपी पढ़ाते भी रहेंगे। और यहाँ पर कुछ बच्चों का मांग था कि सर हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाइए, तो ऐसे ऑलरेडी पिछले बार जब पढ़ाए थे आपको तो वहाँ पर भी हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी आज हम सब इस वीडियो में पूरे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम सब अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, आज हम सब उसका पूरा बेसिक जानेंगे। हमें क्लास 10th की यदि बात करें तो क्लास 10th के लेवल में निर्देशांक ज्यामिति में तीन चीज़ पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है दूरी सूत्र, एक पढ़ना होता है विभाजन सूत्र, और एक पढ़ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हम किसी भी निर्देशांक के बिंदु से बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल सब किस प्रकार से निकालेंगे, हमें यहाँ पर ये पढ़ना होता है। तो आज हम सब यहाँ पर ये चेक करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और हम सब किस प्रकार से किसी दो निर्देशांक के बीच की दूरी निकालते हैं, या किसी मूल बिंदु से किसी निर्देशांक की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में, और हम सब निर्देशांक को किस प्रकार से विभाजन करते हैं और विभाजन का अनुपात या विभाजन का बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में, और किन्हीं तीन निर्देशांक के बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, हमें यहाँ पर ये सब पढ़ना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज तक ऐसा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में तीनों चीज़ आपको पूरा लेक्चर डाल दें, ताकि आपका पैटर्न आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि निर्देशांक तल किसे कहते हैं, निर्देशांक तल क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले छोटी सी बातें, निर्देशांक तल क्या है या किसे कहते हैं। निर्देशांक तल याद रखिएगा, हम सब निर्देशांक तल क्या होता है ध्यान दीजिएंगे। जब कोई दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जब इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है तो हम सब इसे निर्देशांक तल कहते हैं। जब इस पर हम जहाँ पर ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है हम सब उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के बाद यहाँ पे इसका मान O होता है, O से दाएं की ओर x अक्ष कहलाता है, और O से बाएं की ओर x डैश अक्ष कहलाता है। ऊपर आएंगे तो y अक्ष कहलाता है, नीचे y डैश अक्ष कहलाता है। और जब हम इस पर नंबरिंग इस प्रकार से बैठा देते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद होगा कि हम आपको वीडियो समझा देंगे। 0 से बाएं की ओर संख्या माइनस में होती है, दाएं संख्या प्लस में होता है, ऊपर संख्या बाई प्लस में होता है, संख्या नीचे माइनस में होता है। नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस प्रकार से होता है। इधर संख्या x अक्ष वाला है तो प्लस में होगा, तो इधर आपका हो जाएगा माइनस में। ऐसे कर करके इनफिनिट तक चलते रहता है। ऊपर भी संख्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, हम सब इसे करतलीय चिन्ह कहेंगे या फिर हम सब इसे निर्देशांक तल कहते हैं, यानी ये निर्देशांक है। ठीक, अब बात यहाँ ये है कि ये तो हो गया निर्देशांक तल की जब कोई दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है और इससे जो इस प्रकार का पैटर्न बनता है, और जब हम इस पर जब संख्या को अंकित करते हैं तो इस प्रकार से जो आप आकृति यहाँ पर देख रहे हैं हम सब इसे करतलीय चिन्ह कहते हैं या निर्देशांक तल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। निर्देशांक तल में
हमेशा याद रखेंगे अक्ष दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। 0 से दाएं की ओर संख्या एक्स अक्ष जो होता है वो प्लस में होती है, संख्या बढ़ते क्रम में होता है। 0 से बाएं की ओर जो संख्या होता है वो हमेशा माइनस में होता है, और जबकि ऊपर की ओर करें तो संख्या ये प्लस में होगा वाई अक्ष वाले, और वाई डैश जो होता है वो हमेशा नीचे माइनस में होता है। अब हम सब जो इस निर्देशांक तल पर जब किसी प्रकार की आकृति बनाकर अध्ययन करते हैं, या फिर ठीक है जब इस निर्देशांक तल पर किसी प्रकार के आकृति का अध्ययन किया जाता है तो हम सब इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है कि जब इस याद रखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं आपको कि निर्देशांक तल किस ज्यामिति किसे कहते हैं। तो निर्देशांक तल पर जब किसी प्रकार की ज्यामितीय आकृति का अध्ययन किया जाता है तो हम सब इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। आइए इसके बाद इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जान जाए तो फिर बताएंगे आपको। यहां पे अक्ष की बात करें तो याद रखिएगा करतलीय चिह्न में यानी निर्देशांक ज्यामिति में जो x अक्ष का मान होता है वो x अक्ष का मान हमेशा x और 0 के रूप में होगा, जबकि निर्देशांक ज्यामिति में जो y अक्ष का जो मान होता है हमेशा y अक्ष पर जो मान होते हैं वो 0 और y के रूप में होता है। यह सवाल बहुत बार पूछता है कि y अक्ष पर बिंदु होता है तो y अक्ष पर बिंदु हमेशा 0 और y के रूप में होते हैं, जबकि x अक्ष पर जो बिंदु होता है हम सब उसे x और 0 कहते हैं, या फिर उसका मान x और 0 होता है। तो ये हो गया। अब मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहलाता है, यानी मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को हम सब कोटि कहते हैं, और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं। ये कोटि और भुज की बात हो गई। यदि ये निर्देशांक की बात होगा तो मूल बिंदु से x अक्ष के दूरी को हम सब y निर्देशांक कहते हैं, और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को हम सब x निर्देशांक कहते हैं। यहाँ तक ये आपका निर्देशांक हो गया, और x अक्ष का मान क्या होता है, y अक्ष का मान क्या होता है, आपने यहाँ पर ये जाना। आगे आइए आपको ये बताते हैं हम सब कि यदि इसको बताते चलें तो निर्देशांक के जो आप ज्यामिति देख रहे हैं यहाँ पे ये तल जो है हम सब इसको ज्यामिति ही बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि मतलब इस पर जब आकृति बना करके किसी प्रकार के ज्योमेट्री आपका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद अध्ययन करेंगे तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति बन जाता है। अब यहाँ पर ये निर्देशांक ज्यामिति जो होते हैं वो 4 भागों में बटे होता है, यानी ये x अक्ष और y अक्ष है, इस 4 प्रकार का कोटि बनाता है, जिसको कोटि कह सकते हैं या जिसको चतुर्थांश कह सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे बनता है 4 चतुर्थांश। एक चतुर्थांश ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, यानी जब 2 प्रकार का रेखा यानी एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब सब खींचते हैं तो उससे 4 भाग बनता है, और चारों भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर चतुर्थांश 4 होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये एक चतुर्थांश की बात हो गई। अब हम सब कोई बिंदु को कैसे बैठाते हैं किसी चतुर्थांश में वो समझिए। हाँ, यहाँ पर जो मान आएंगे हमेशा वो x और y के रूप में होता है, क्योंकि निर्देशांक हमेशा 2 होते हैं, यानी x एक y। यहाँ पे जब हम सब मान लीजिए कि कोई एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है मान लीजिए 5,3, तो यहाँ पर एक जो मान होगा वो x अक्ष के लिए होगा, और ये जो 3 है वो हमेशा y अक्ष के लिए होता है, क्योंकि पहले x आता है तब y आता है। यानी कोई एक बिंदु P है जिसका 2 बिंदु दिया गया है, और यदि वो 5,3 है तो एक बिंदु जो होगा x अक्ष के लिए होगा और एक बिंदु जो होगा वो y अक्ष के लिए होता है। हमेशा निर्देशांक में 2 बिंदु को लेकर के मान करते हैं, एक x अक्ष के लिए, दूसरा y अक्ष के लिए। अब इस P बिंदु को यदि हमें बैठाना रहे कि भाई P बिंदु किस चतुर्थांश का ये निर्देशांक बिंदु है, ठीक है, और तो इसको कैसे बैठाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पहला 5 है तो पहला 5 x अक्ष के लिए, दूसरा y अक्ष के लिए, तो x का 5 यानी 5 प्लस में होगा, तो यानी 0 से प्लस की ओर होगा। तो 5 कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर 3 है, y का मान +3 है ना, तो y अक्ष की ओर देखेंगे प्लस वाला में, तो यहाँ पर 3 है, और ये हो निर्देशांक, और जब इसको मिला देंगे ये ऊपर से आएगा और ये यहाँ मिलेगा। तो जब ये दोनों बिंदु जहाँ आपस में मिलता है ना, हम सब इसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से
है ना, मिलाया जाता है। जब ये 5 और 3 ये मिला तो इस बिंदु को कहते हैं निर्देशांक बिंदु। अब देखिए ये 5,3 बैठा है कहाँ, ये 5,3 किस चतुर्थांश का बिंदु है, तो ये बैठा है फर्स्ट में। हमसे इसीलिए कहेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश का जो बिंदु P है वो फर्स्ट चतुर्थांश रखते हैं। दूसरी बात, तो अब तो आप हर जगह नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि अब उतना टाइम आपको नहीं है। आप ऐसे ही बिना बैठाए हुए भी बता सकते हैं कि दिया गया बिंदु वो किस चतुर्थांश का है, यानी वो निर्देशांक किस चतुर्थांश में बैठेगा उसके बारे में, यानी वो किस कोटि का ऑर्डर होगा। तो ये मान ली याद रखेंगे आप, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि फर्स्ट चतुर्थांश का जो मान होगा वो हमेशा दोनों प्लस में होता है, क्योंकि हमेशा एंटी बाई क्लॉक काम करते हैं, यानी पहले x का मान तब y का मान, तो x भी प्लस में y भी प्लस में, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जो x अक्ष और y अक्ष के जो मान होते हैं वो दोनों प्लस में होगा। यानी कोई निर्देशांक का मान दोनों प्लस में कोई संख्या दिया हुआ है तो वो हमेशा याद रखिएगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। जब सेकेंड में करेंगे तो एंटी बाई क्लॉक करेंगे तो पहले x था y, इधर x माइनस में y प्लस में, इसका मान होगा एक माइनस एक प्लस, यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तो समझेंगे यदि कोई बिंदु दिया हुआ इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि -3 और 5 और ये पूछे आपसे कि ये किस चतुर्थांश में बैठेगा, तो देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस कहाँ होता है सेकेंड में, यानी -3,5 ये द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य हैं, यानी ये यहाँ पर आके बैठ सकता है। ठीक है, थर्ड वाला में हमेशा कॉम करेंगे एंटी बाई क्लॉक, यानी पहले x तब y, यानी दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी दोनों निर्देशांक x अक्ष का और y अक्ष का निर्देशांक दोनों माइनस में रहेगा तो वो बैठ सकता है थर्ड वाला में। और फोर्थ वाला में क्या होगा, x y यानी x प्लस में और y माइनस में। तो इस प्रकार से यदि कोई निर्देशांक पहला प्लस में दिया हो x का मान और y हमेशा दिया रहे माइनस में तो वो बैठेगा फोर्थ चतुर्थांश में। हम सब इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी चतुर्थांश को निकालते हैं। आप इसे पैटर्न को याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बिंदु आप बैठा सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया -3,7 और पूछेगा कि -3,7 किस निर्देशांक में, यानी किस कोटि का निर्देशांक है, तो दोनों मान यहाँ पर माइनस में है तो दोनों माइनस होता है थर्ड चतुर्थांश में, यानी ये तीनों ये -3 -7 बैठेगा कहाँ पे, थर्ड चतुर्थांश में। यहाँ तक ये हो गया। चलिए आगे अब आते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, समझ में ठीक तरीका से आएगा। चलिए अब मान लीजिए कि कोई एक निर्देशांक बैठा हुआ इस प्रकार से, कोई एक बिंदु जो है, मान लीजिए कि कोई P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 7,6 दिया हुआ है। तो हम आपको यहाँ पर बोले थे क्या कि पहला जो होगा वो x अक्ष पर होगा और जो दूसरा मान होता है वो ऐसा वो y अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर P पर कोई बिंदु 7,6 दिया हुआ है तो 7 प्लस में होगा तो प्लस x अक्ष की ओर देखेंगे, नहीं यहाँ बैठने वाला है। y 6 है तो 6 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो यदि दोनों ये निर्देशांक को मिला दे इस प्रकार से, तो दोनों यहाँ पर मिलता है, इसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर 7 और 8 हो गया। अब ये निर्देशांक की यदि दूरी निकालना है कहाँ से, यदि मूल बिंदु से, यानी यहाँ पर, और याद रखिएगा हमेशा मूल बिंदु का जो मान होगा वो 0,0 के रूप में होता है। तो यदि इस मूल बिंदु से यदि ये निर्देशांक की दूरी ज्ञात करें कि ये निर्देशांक मूल बिंदु से कितना दूरी पर है इस प्रकार से, तो यदि मूल बिंदु से इस बिंदु का, कोई बिंदु जो P यहाँ पर था, यदि इसका निर्देशांक ज्ञात करें कि मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, तो आप इसे तो त्रिभुज के आधार पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम सब यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपनाएंगे जो आपको सीखना होगा, जो आपको पैटर्न में पढ़ना है, हम सोच कर उस पर बेसिक की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसका यानी मूल बिंदु से किसी निर्देशांक की दूरी निकालना होगा तो उसके जो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, ठीक है जी, मूल
मूल बिंदु से निर्देशांक की दूरी के लिए जो फॉर्मूला होगा बाबू याद रखेंगे, निर्देशांक की दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ के लाना हुआ, यानी मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक की दूरी निकालना होगा तो उसके लिए जो अपनाएंगे क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पर x और y, यानी पहला जो मान x के लिए होता है और दूसरा मान y के लिए होता है। आगे बढ़ें, ये हो गया किसी भी बिंदु का दूरी, कहाँ से, मूल बिंदु से। अब देखिए आगे की ओर बढ़े तो आगे सीखना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से आपका पैटर्न शुरू होता है। मान लीजिए कि एक और हम जैसे आपको यहाँ पर इंगित करें इस प्रकार से, ये तो कोई 7,8 बिंदु था दिया हुआ है पर मान लीजिए कि कोई एक निर्देशांक है, इसको हटाइए, इसको मिटा देते हैं। कोई एक निर्देशांक मान लीजिए, तो ये 7,8 का है ना, ये 7,8 है, बिंदु P जो है कितना, वो 7,8 का है। कोई एक निर्देशांक मान लीजिए Q दिया है आपको, Q दिया कितना, तो Q दिया है 4,3। तो 4,3 कहाँ बैठने वाला है, तो 4,3 बैठाएंगे तो 4x के प्लस में यहाँ बैठेगा, बाई 3 यहाँ बैठेगा, और जब इससे आप मिला दीजिएगा इस प्रकार से, तो याद देखिए ये बैठेगा बिंदु Q जिसका निर्देशांक 4,3 है। तो अब ये किन्हीं दो बिंदुओं के यानी ये किन्हीं दो निर्देशांक बिंदुओं की दूरी निकालना है कि यदि ये निर्देशांक बिंदु से इस निर्देशांक बिंदु की दूरी या लंबाई की कितना लंबा है या कितना दूरी पर है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा, यानी किन्हीं दो निर्देशांकों के बीच की दूरी या लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इससे निकाल लेंगे। अब बात सर ये रह गई कि सर ये x2 y2 y1 क्या होता है, तो हम सब पहला निर्देशांक में जो मानेंगे वो x1 y1 मानेंगे, क्योंकि हर बिंदु में जो निर्देशांक होता है वो xy के रूप में होता है। तो जब ये भी xy और ये भी xy, तो इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कि भाई पहला बिंदु के लिए x1 y1 हो जाएगा और दूसरे बिंदु के लिए x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम सब ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम सब इससे ही दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आपका दूरी सूत्र ही है, लेकिन ये मूल बिंदु से निकालना होगा, और जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा तो आप इसके लिए इस्तेमाल ये करेंगे। आगे आए, चलिए आगे बढ़िए। तो यहां से 7.1 बन जाएगा आपका। अच्छा जी, चलिए अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहां पर कोई, ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक डायग्राम यहां बनाते हैं और थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, तो इसका निर्देशांक मान लीजिए इस प्रकार से कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो एक तो बैठेगा यहाँ 4,3। मान लीजिए कि एक निर्देशांक यहाँ पर, एक निर्देशांक यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए, मान लीजिए कुछ भी ऐसा 7 मान लीजिए, यहाँ पर आप 8 मान लीजिए, तो इसका जो होगा कितना होगा, 7,8 होगा। इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, यानी इसका निर्देशांक 4,3। मान लीजिए कोई बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु B। ठीक है, तो आप तो यदि इस निर्देशांक और इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बना है आपका, यहाँ पर बना दूरी सूत्र बना। अब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई एक और निर्देशांक जो बीच से गुजरता है, ये रेखा को इस प्रकार से, मान लीजिए कि कोई ये निर्देशांक 5 है और ये कोई 7 है, तो ये निर्देशांक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 5,7। कोई बिंदु C मान लीजिए इसको।
अब देखिए ये ए बी रेखा को बिंदु सी बांट रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं ये रेखा को ए बी को क्या बिंदु सी कर रहा है, विभाजित करता है। तो ये बिंदु जो सी बांट रहा है, जो 5,7 ए बी को बांट रहा है, वो कितना अनुपात कितना में बांट रहा है, अनुपात पूछेगा। कोई एक रेखा मान लीजिए और उसका कोई बिंदु कहीं से बांटता है, यानी कोई ऐसा एक रेखा है और कोई बिंदु यहां से क्या करता है, इस रेखा को दो भागों में बांटती है मान लीजिए, ठीक है। तो कोई बिंदु बांट रहा है, यानी ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हो जाएगा, और कोई अक्ष यानी कोई निर्देशांक बिंदु बांट रहा है ए बी को। तो भाई कितना भाग कितना में बांटता है, ये ज्ञात करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हम इसको यहां लिख देते हैं इस प्रकार से। विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होगा, याद रखिएगा, एक्स m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x अक्ष के लिए हो जाएगा। y अक्ष के लिए m1 बाई 2 माइनस प्लस m2 बाई 1 बटा m1 प्लस m2 होता है। अब ये m1 m2 क्या, तो m1 m2 अनुपात है कि कोई रेखाखंड ए बी है जिसको बिंदु सी बांट रहा है, तो कितना अनुपात कितना में बांट रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि 4:3 में बांटा, तो यहाँ पर पहला अनुपात m1 हो जाएगा और दूसरा अनुपात m2 हो जाएगा। और ये x2 पता है कि इस निर्देशांक और इस निर्देशांक का मान है x1/1 x2/2, ठीक है। तो ये होता है विभाजन सूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको कर देते हैं, यहाँ पर इसको रफ करते हैं, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब एक डायग्राम और बनाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई एक निर्देशांक यहां बैठा, एक निर्देशांक यहां बैठा, यहां बैठा, और एक कोई निर्देशांक यहाँ बैठा, और बिंदु ए बैठ मान लीजिए, यहाँ भी सी मान लीजिए। आप देखिए यदि तीन निर्देशांक एक ही तल में बैठे, कहीं भी बैठ सकता है, तो ये तीन बिंदु जब मिलाएंगे आपस में, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से एक आकृति बनता है। और हम सब इस आकृति को एक त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जब कोई निर्देशांक तल पर जो कोई एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज बनने के बाद जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ऊंचाई, तो ज्यामितीय का फार्मूला है। जबकि निर्देशांक तल पर जब एक त्रिभुज बनता है किन्हीं तीन निर्देशांक के बिंदुओं से, और उसका जब क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है। जो याद रखिएगा फार्मूला इस रूप में होता है। त्रिभुज मान लीजिए ABC है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आप फार्मूला इस्तेमाल रखेंगे वो रखेंगे क्या, 1/2 इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ लिख देते हैं नीचे, मतलब y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, ठीक है।
ये त्रिभुज निकालने का फार्मूला होता है। जब निर्देशांक तल पर जब कोई फार्मूला त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज कितना बड़ा बना उसका एरिया निकालने के लिए हम सब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा 7 पॉइंट यानी पूरा ये निर्देशांक ज्यामिति का पूरा बेसिक था। तो आपको उम्मीद होगा कि ये समझ में आया होगा ठीक तरीक़ा से पूरा लेक्चर आपको। तो इस पैटर्न पर सवाल पूरे बन जाएंगे और हम सब अब यहाँ पर सवाल लगाएंगे और धीरे धीरे आपको हम सब एपी जो पढ़ा रहे हैं वो एपी पढ़ाते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए ANR क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और मित्रों को शेयर कर देंगे।